नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 29, 30 और 31 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मुश्क बुज्जी को लेके। सो ये जो मुश्क बुज्जी जो न्यूज़ में रहा है वो क्या है ये आपको बताना है। तो ये इमेज मैं आपको अभी पूरी नहीं बताऊंगा, ये जब एक्सप्लेन करूंगा मुश्क बुज्जी क्या है तो आपको ये मैं पूरी इमेज बताऊंगा। सो ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिला है। तो ये इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, ए राइस, बी वीट, सी मेज या फिर डी जवार। और अब आप इसकी इमेज देख सकते हैं। तो ये एक वेराइटी ऑफ राइस के, तो याद रखिएगा मुश्क बुज्जी एक राइस है। तो रिसेंट स्टडी ने ये बताया है कि कुछ सीक्रेट है, क्योंकि इसमें एक यूनिक एरोमा है, एक खुशबू है इस मुश्क बुज्जी में। ये नेटिव राइस है जो कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। इनिशियली ये थ्रेटेंड था एक्सटिंक्शन के पास, यानी इसकी जो वेराइटीज़ है वो ख़त्म होने वाली थी, इसके जो प्लांट्स है वो बचे नहीं थे क्योंकि ज़्यादा कुछ फसलें आ नहीं रही थी, राइस ब्लास्ट डिसीज़ हो गया था। अब एक रिवाइवल इनिशिएटिव लिया गया जिसको स्क्वेस्ट कहा जाता है, स्क्वेस्ट। तो स्क्वेस्ट इनिशिएटिव साइंटिस्ट का इनिशिएटिव जो 2007 से ले गया, ये शुरू किया गया और फिर धीरे धीरे हम कहेंगे कि ये इसकी संख्या जो है ये जो है वो बढ़ते गया, इसका यील्डिंग बढ़ते गया। तो अगस्त 2023 में मुश्क बुज्जी जो है वॉज ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इसको जीआई टैग भी दिया गया। जीआई टैग यानी कोई स्पेसिफिक जगह का कोई चीज़ होती है उसको दिया जाता है। तो स्पेसिफिकली कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, तो वही के राइस को बुज्जी यानी हम कहेंगे कि मुश्क बुज्जी कहा जाएगा। तो ये जो निश्च क्रॉप है ये स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप देखोगे तो कश्मीर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा है। तो कश्मीर की जो कंडीशंस है वो बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है और ये कश्मीर में ही आते हुए आपको दिखेगा इस वेराइटी का राइस। उसके बाद का अब अपना नेक्स्ट करंट अफेयर जो देखने मिल रहा है वो है एफएनएससी निकितिन सी माउंट को लेकर। तो एफएनएससी निकितिन सी माउंट जो है वो जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिला है वो किस ओशन में है? ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन या डी आर्कटिक ओशन। और आप यहाँ पे एफएनएससी निकितिन देख सकते हैं, ये एफएनएससी निकितिन है। तो इंडिया के नीचे देखने मिल रहा है, आप यहाँ पे गेस तो पक्का कर सकते हैं ये इंडियन ओशन है। सो इसका सही जवाब है इंडियन ओशन। सो रिसेंटली इंडिया ने अप्लाई की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो हम एक जो सीबेड अथॉरिटी है उसको अप्लाई किया है कि हमको राइट्स दिए जाए, इंडिया को राइट्स चाहिए एफएनएससी निकितिन सी माउंट पे। ये एक एएन सी माउंट भी इसे कहा जाता है और ये इंडियन ओशन में है। सो इंडिया ने राइट्स मांगे हैं और ये जो अथॉरिटी राइट्स देती है कि जो भी सी में या सी बेड में मिलने वाले जो मिनरल्स है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये पता चलता है जब ये आपको राइट दे देती है। ये अथॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो एएन सी माउंट जो है वो 400 किलोमीटर लॉन्ग है, 150 किलोमीटर वाइड है और यहाँ पे आपको कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और कॉपर देखने मिलता है। तो ये समुंदर के अंदर आपको देखने मिलेंगे। सी बेड है यानी समुंदर के ऊपर आपको जो भी एक छोटी सी जगह मिलती है आइलैंड की तरह, वहाँ पे आपको ये सब यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो ये देखने मिलेंगे। और आपको ये बता दूं कि इट लाइज 3000 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट, इंडिया से ये 3000 किलोमीटर दूर है और इसका एलिवेशन 1200 मीटर है अबव ओशन फ्लोर। तो ऊपर निकला हुआ ये ज़मीन है जो कि 1200 मीटर है। तो सी माउंट जो होते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, वोल्केनो इरप्ट होते हैं और ऊपर होते आते जाते हैं और ओशन रीजेस के पास, मिड ओशन रीजेस के पास से बनते हैं। ये हॉटस्पॉट होते हैं मरीन लाइफ के लिए। मरीन लाइफ जो होती है वो यहाँ पे बहुत धोखे में होती है। तो यहाँ पे एक्टिव रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का भी है, यानी अब यहाँ से आप बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन सी बेड से। तो वोल्केनो जो ऊपर आते हैं उससे सी बेड बनते हैं और ये जगह जो ऊपर आई है यहाँ से कई सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो इंडिया मांग रहा है ISBA से हम कह सकते हैं परमिशन या फिर राइट कि वो एफएनएससी निकितिन सी माउंट पे जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। उसके बाद की अगली जो न्यूज़ है वो G20 के सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के मीटिंग को लेके है। सो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है G20 का सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप? और आपके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी चाइना, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी इंडिया। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ब्राज़ील। सो सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है जिसको EWG मीटिंग कहा जाता है, इसको ब्राज़ील लीड कर रहा है। तो इसको ब्रासिलिया नाम की जो जगह है वहाँ रखा जा रहा है और इंडिया भी इसको पार्टिसिपेट करने वाला है। तो MS सुमिता दावरा करके जो है ये सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की इंडिया से, और को चेयरमैन्स भी है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में कुछ। तो ये जो है सुमिता दावरा ये को चेयरमैन भी है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ। यानी अब देखिए चेयरमैनशिप जो इस बार ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को मिली है और उसके साथ साथ हमारे इंडिया के भी सुमिता दावरा यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। जो मीटिंग होता है उसका फोकस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, ट्रांजिशन लाया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, हर देश में टेक्नोलॉजी का रोल भी
बहुत अच्छा है, हमारे लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए। जेंडर इक्विटी लाई जाए वर्क प्लेसेस में, मेल फीमेल को लेके एक इक्विटी होनी चाहिए। इंडियन डेलीगेशन जो है वो एम्फेसाइज करे इंक्लूसिविटी पे। इंक्लूसिविटी यानी सबको इंक्लूड कराया जाएगा, और सबको इंक्लूड करा के यहाँ पे हम कुछ अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाएंगे इंडिया में, वर्क फोर्स बनाएंगे इंडिया में, जहां मेल फीमेल साथ में काम करेंगे। उसके अलावा इक्वल रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट भी होगा, अलग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेमोग्राफीज, है ना। तो कितना कौन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, वो सब बातें बात की है, बट सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए, यही यहाँ पे बात की जाएगी इस मीटिंग में। उसके बाद का आपका अगला सवाल है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड। सो न्यूक्लियर एनर्जी का जो पहला समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। आपके ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी ब्रुसेल्स, सी मॉस्को या फिर डी बीजिंग। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ब्रुसेल्स। तो लीडर्स आए हैं 34 कंट्रीज से, और ब्रुसेल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट लिया गया 21 मार्च को। ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने और बेल्जियम ने मिलके। तो समिट जो था उसका एम इतना ही था कि एक्सप्लोर करने अलग अलग स्ट्रेटेजीज, जिससे जो न्यूक्लियर पावर है वो अचीव करके हम नेट ज़ीरो एमिशंस करें, यानी हम पोल्यूशंस को कहीं ना कहीं कम करें। न्यूक्लियर पावर रहेगा बट पोल्यूशन कम करके ही हमें ये सब काम करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें नेचर को तकलीफ ना देते हुए डेवलपमेंट करना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। फॉलोइंग COP28, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी एक मीटिंग होती है, 28वीं मीटिंग है इसलिए 28। यहाँ पे 20 कंट्रीज आई थी और इन्होंने अपना न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ जो है उसको बढ़ाने की भी शपथ यहाँ पे ली है। और समिट यही बोल रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे डिप्लॉयमेंट एंड फाइनेंसिंग की तरफ, तो लगाया जाएगा न्यूक्लियर की कुछ चीज़ें, फाइनेंसिंग किया जाएगा, टेक्निकल पैनल्स होते हैं, वहाँ भी एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी उसका पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाकी एनर्जी जो है वो अभी ख़त्म होते जा रही है, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जीज की तरफ अब मूव होना पड़ेगा। यही इस समिट में या फिर यही इस मीटिंग में कहा जा रहा है। उसके बाद का अगला सवाल है, एक 900 ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन यानी जो किसी ऑब्जेक्ट पे लिखी गई स्क्रिप्ट होती है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे किसी स्टोन पे, किसी कॉपर के प्लेट पे जब लिखा जाता है कुछ तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये 900 साल पुराना कन्नड़ा में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है, और ये कल्याण चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करता है। इसको डिस्कवर किया गया किस स्टेट में, आपका सवाल है। ए तेलंगाना, बी मद्रास, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। और आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, कुछ लोग हैं और यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे पाया गया है। सो इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ पाया गया, ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए तेलंगाना। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है कल्याण चालुक्य डायनेस्टी को जो बिलोंग करता था, और ये पाया गया गंगापुरम तेलंगाना से अनअर्थेड हुआ है, वहाँ पे पाया गया। चालुक्य जो है उनका वो गवर्न करते थे सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू को। तो इंडिया के जो नीचे का पोर्शन है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे रूल करते थे चालुक्य लोग 6th to 12th सेंचुरी AD में। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थी, एक चालुक्य बादामी में थे, एक कल्याणी में थे और वेंगी में थे। ऐसे साउथ के 3 जगह पे 3 जो ये है चालुक्य लोग, वो लोग रूल करते थे। कल्याणी चालुक्य जो है वो प्राइमरीली कन्नडिगा है, और ये रूल करते हैं, उनके कैपिटल कल्याणी थी और ये कल्याणी से रूल करते थे। मॉडर्न डे बिदार डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक का, वहाँ पे वो देखने मिलते हैं। तैलप्पा सेकंड जो है उन्होंने ये एम्पायर बनाया था, जो कि तरडावदी करके जो जगह है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में, वहाँ पे ये रूल करते हैं, हमें पता चलते हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर। सो ये राष्ट्रकूटा एम्पायर है। एक बार में तो पूरी हिस्ट्री हम जान नहीं पाएंगे, बट इतना याद रखिएगा जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो चालुक्य के बारे में अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि चालुक्य जो है इनकी एक करंट अफेयर में रहे तो इन पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बाद का अगला सवाल है, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 हेल्ड। तो 2025 का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट था वो कहाँ हुआ है। ए बैंगलोर, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद या फिर डी चेन्नई। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी न्यू दिल्ली। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट कहा जाता है। 2025 का विज्ञान भवन में हो रहा है न्यू दिल्ली में। 29 मार्च 2025 को ये इनॉग्रेट किया गया था। और आपको ये बता दूं कि 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था जो कि 30 मार्च को खत्म होने वाला था, तो ये कल खत्म हो गया। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पे केसेस चलाई जाती है इस ट्रिब्यूनल में एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कॉन्फ्रेंस का फोकस यही था कि एनवायरमेंटल लॉज जो है वो और अच्छे करना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना और इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करना, तो सब लोग तक ये पहुँचे और एनवायरमेंट को सच में सुधारे, यही रखना है। तो एनवायरमेंट का ये जो रखा गया था एक तरह से कॉन्फ्रेंस, इसका एम था कि कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना,
सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी तो आप जानते ही है कि रिसोर्सेस या एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेस है उनको कम से कम हार्म करते हुए हमें डेवलपमेंट करना होगा, यही इस कॉन्फ्रेंस का एम था। उसके बाद का आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रिस्पांस टू द 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। सो म्यांमार में अर्थक्वेक हुआ है 2025 में अभी। सो ये जो अर्थक्वेक हुआ था वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन सद्भाव, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन करुणा या फिर डी ऑपरेशन सेतु। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑपरेशन ब्रह्मा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया ताकि हम हेल्प कर सकें म्यांमार में जो लोग फंसे हुए अर्थक्वेक में उनकी। सो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार में 28 मार्च को आया जिससे 1000 के आसपास लोग मारे गए और अगर देखा गया तो 10,000 लोग मौत के बहुत पास में हैं, बहुत सारे लोग इंज्योर है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है। तो अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी इंडिया की एक पॉलिसी चल रही है जिसको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है हम पहले उनकी मदद करेंगे, बाद में इधर उधर जाएंगे, ये हमारी एक पॉलिसी चल रही है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क यानी इंडिया यही कहती है कि ह्यूमैनिज्म के चलते, इंसानियत के चलते हम जो लोग फंसे उनको बचाएंगे। तो इंडिया ने 2 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भेजे हैं C-130J हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन से भेजे जो कि यूपी में है। और ये लोग एयरफोर्स वाले जो है वो जो लोग फंसे उनको वहाँ से निकालेंगे। और इंडियन नेवी भी प्रिपेयर हो चुकी है, 4 शिप्स जाने वाली है 50 टन का रिलीफ मटेरियल लेके, जो लोगों को लगेगा वो पूरा मटेरियल लेके। इंडिया जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है, एड कर रही है, मदद कर रही है म्यांमार के सरकार की और एरिया जो भी कंट्रोल किए जा रहे हैं एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन के चलते उनको। तो हम कहेंगे कि उनके भी आर्म्स, उनके भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस जो है वो काम पे लगी और हम भी उनकी हेल्प करेंगे हमारे एयरफोर्स, नेवी जैसे आर्म फोर्सेस भेज के। तो म्यांमार के हम हेल्प करेंगे अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की और ऑपरेशन जो चलाया जाएगा उसको ऑपरेशन ब्रह्मा कहा जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है स्कार्बोरो शॉल करके है, जो न्यूज़ में देखा गया वो किस समुंदर, किस सी में लोकेटेड है। आपको ऑप्शन है ईस्ट चाइना सी, बी रेड सी, सी साउथ चाइना सी या फिर डी ब्लैक सी। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये इमेज है स्कार्बोरो शॉल की। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी साउथ चाइना सी। चाइना ने रिसेंटली 2 लॉन्ग रेंज H-6 बॉम्बर्स जो है वो लगाए हैं, ये जो आपने ऊपर इमेज देखी उस जगह पे स्कार्बोरो शॉल में, साउथ चाइना सी में, ताकि वो अपनी सोवरेनिटी दिखा सके। अगर चाइना के पास कोई आएगा तो चाइना उसको इस H-6 बॉम्बर से अटैक करेगी। स्कार्बॉग जो शॉल है इसको स्कार्बॉग रिफ भी कहा जाता है। ये कोरल अटॉल है, कोरल रिफ से बना हुआ है जो कि साउथ चाइना सी में आपको देखने मिलता है। ये 2220 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लुजॉन फिलीपींस, और ये यानी हम कहेंगे फिलीपींस से लुजॉन नाम की जो जगह है यहाँ से 220 किलोमीटर है और लार्जेस्ट एटॉल है पूरे रीजन में जो कि कोरल रिफ से बना है। आप जानते होंगे कोरल जो होता है वो अपने आप में एक तरह से एनिमल भी है और जूजानथैले और ये सब आपने सुना ही होगा। सो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जो पूरा एक एरिया बना सकता है, ज़मीन बना सकता है, ये आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। सो ये एटॉल जो होता है ये सबमर्ज एट हाई टाइड के कारण, ये हाई टाइड जब आती है यानी हम कहेंगे जब भी समुंदर का हाई टाइड का समय होता है, जब टाइड्स बढ़ जाती है तो ये उसमें पानी में दब जाता है। तो यहाँ पे फ्यू रॉक्स ही विजिबल हो सकते हैं सी लेवल पे। सो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे, वैल्यूएबल मरीन लाइफ भी देखने मिलती है। और ये जो शॉल है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइना और फिलीपींस के बीच में, कि ये किसका एरिया है ये पता नहीं चल रहा। बट चाइना ने अपने बॉम्बर लगा दिए तो वो फिलीपीन को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है कि अगर आप इस एरिया में आओगे तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो दोनों भी अपनी एक्सक्लूसिव राइट जो है इस एरिया पे दिखाते हैं, बट चाइना ने बॉम्बर लगा के एक चुनौती दी है फिलीपींस को, ये हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो स्कार्बोरो रिफ है या फिर स्कार्बोरो शॉल है ये चाइना, साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो करंट अफेयर देख रहे हो बिम्स्टेक समिट पे, और इसके पहले भी बिम्स्टेक समिट पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस बार 6 बिम्स्टेक जो उसका समिट होने वाला है वो कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ए बांग्लादेश, बी इंडिया, सी थाईलैंड या फिर डी म्यांमार। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी थाईलैंड। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी वो विजिट करेंगे बैंकॉक जो कि थाईलैंड में आता है, वहाँ 3 और 4 अप्रैल 2025 को, क्योंकि यहाँ पे 6th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको बिम्स्टेक कहा जाता है उसकी मीटिंग है, उसका समिट है। सो जो मोदी जी है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ही विल ऑल्सो होल्ड डिस्कशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड है उनके साथ यहाँ डिस्कशन भी किए जाएंगे। थीम जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखेगा। तो 6 बिम्स्टेक समिट जो है उसकी थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। नवंबर 2019 में जो मोदी जी उन्होंने
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान करके जिसे कहा जाता है, या फिर ईस्ट एशियन समिट जो है थाईलैंड में हुआ था, उसको भी अटेंड किया था। इंडिया और थाईलैंड इनके स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस टाइज है। हमारी हिस्ट्री भी लगभग मिलती है एक दूसरे से, कल्चर भी लगभग मिलते जुलते और रिलीजन्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं हमारे दोनों के देश के। तो अच्छे हमारे बीच के टाइज है, इसलिए थाईलैंड के साथ जितने भी यहाँ समिट चलते हैं, जितने भी यहाँ मीटिंग्स चलती है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसे अटेंड करते हैं ताकि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। बीमस्टेक जो होता है ये कनेक्ट करता है साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे का मिल के प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बीमस्टेक मेंबर्स में बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आता है। ये पूरे देशों के नाम अच्छे से याद रखिएगा, पूरे याद कर लीजिएगा, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंबर्स कौन कौन है बीमस्टेक के। उसके बाद का जो आपका अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो ये है कि पर्म न्यूक्लियर पावर्ड एक सबमरीन लाई जा रही है। कौन सा देश इस सबमरीन को लेके आ रहा है? आपका ऑप्शन ए है रशिया, बी है चाइना, सी है ऑस्ट्रेलिया या फिर डी इंडिया। और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं और ये पिक्चर है पर्म न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए रशिया। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने लॉन्च किया है पर्म, एक प्रोजेक्ट है जो कि 885M यासेन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रही है और मुरमांस्क करके जो जगह है वहाँ से इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर्ड है, इसमें न्यूक्लियर लगे हुए। पर्म जो है वो 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, जो पानी के अंदर चलती है उसे सबमरीन कहा जाता है। और ये यासेन M क्लास की है, प्रोजेक्ट 885M इसे कहा जाता है। सो इसको नाम इसीलिए पर्म मिला है क्योंकि एक शहर है पर्म, यूरल जो माउंटेन्स है उसमें आपको एक पर्म देखने मिलता है। तो ये 6th वेसल है इन द यासेन M सीरीज का। सो इट इज़ फर्स्ट रशियन न्यूक्लियर सबमरीन जो ऑफिशियली इक्विप्ड है 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी लगे इसमें। तो इसमें मिसाइल्स भी लगे हैं और ये मिसाइल जो है ये काफ़ी फास्ट मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो इसमें लगाए गए। और पर्म जो होता है ये एक्सपेक्टेड है कि ये सर्विस में आएगा 2026 से। रशियन नेवी इसके ऊपर काम करेगी। सो ये याद रखिएगा, जो पर्म एक सबमरीन है ये रशिया इसे ला रही है और इसके ऊपर मिसाइल भी है और एक ये न्यूक्लियर सबमरीन है। सो ये थे करंट अफेयर्स 29, 30 और 31 मार्च 2025। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।